हेलो एवरीवन। आज से हम आप लोगों के लिए माइनर एक्ट लाए हैं। सारे माइनर एक्ट सीरीज से करा देंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप PCSJ यूपी, HJS यूपी या पूरी इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, सबके लिए ज़रूरी है। जहाँ जहाँ माइनर एक्ट ये आते हैं हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और पूरा प्री प्लस मेंस पे बेस्ड हम आपके नोट्स बनवा रहे हैं। इसलिए इस मैटर को आप खुद भी पढ़िए और अपने साथियों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहला एक्ट आज हम शुरू कर रहे हैं आपके सामने, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। 2 दिन में कराएंगे। आज पार्ट 1 है, अगले दिन आपको पार्ट 2 मिलेगा। 2 दिनों में पूरा पार्टनरशिप एक्ट करा देंगे। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। 2 काम है फर्म का कार्य, परिभाषा दी गई है फर्म का कार्य की। फर्म का कार्य से क्या मतलब है? कोई फर्म 2 या 2 से अधिक भागीदार बना रहे हों और उस फर्म के अंदर सब भागीदार या कोई भागीदार या कोई कुछ भागीदार और किसी भागीदार का अभिकर्ता कोई भी कार्य कर रहा हो या कोई भी लोप कर रहा हो, जिससे क्या हो, फर्म के द्वारा या फर्म के विरुद्ध परिवर्तनीय कोई आधार उद्भूत होता है। मतलब फर्म के किसी भी भागीदार का या भागीदार के अभिकर्ता का कोई भी ऐसा कार्य या लोप जो फर्म के द्वारा या फर्म के विरुद्ध कोई अधिकार परिवर्तनीय हो जाए। मतलब ऐसा कोई काम कर दे कोई अभिकर्ता या कोई भागीदार जिसको परिवर्तित कराने के लिए आप न्यायालय में जा सकें, तो ऐसे हर कार्य को क्या कहते हैं? आप फर्म का कार्य कहते हैं। 2 खा में कारोबार की परिभाषा दी गई है। कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार आता है, उपजीविका आती है और वृत्ति आती है। परिभाषाओं के बाद धारा 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है, ये भी परिभाषा ही है, भागीदार की, भागीदारी की और फर्म का नाम की परिभाषा। भागीदारी सबसे पहले देख लें क्या चीज़ होती है। भागीदारी क्या होता है? जो भी लोग भागीदार हैं उन व्यक्तियों के बीच का संबंध होता है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हो जिन्होंने आपस में करार किया हो कि जो भी लाभ होगा हम लोग आपस में बांट लेंगे, उनके शेयर को उस रेशियो में बांट लेंगे जिस रेशियो में हमने करार किया है, तो इस संबंध को और जो ये आपस में संविदा कर रहे हैं, इस पूरे उपक्रम को हम लोग क्या कहेंगे? भागीदारी कहेंगे। और भागीदार क्या होंगे? वे व्यक्ति जो सेपरेटली जो एक दूसरे के प्रति काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को, जो ये लोग भागीदार हैं, इनको व्यादिष्टता या पर्सनली या सेपरेटली भागीदार कहा जाएगा। और सामूहिक रूप से जो ये काम कर रहे हैं, इनको अगर एक नाम दिया जाए इस पूरे उपक्रम को, तो ये हो जाएगा फर्म। और फर्म का नाम उसको कहते हैं जिस नाम से वो फर्म चलाई जाती है। तो इस तरह से 3 परिभाषाएं आपको याद रखना है, भागीदारी, भागीदार, फर्म का नाम। 5वीं धारा कहती है भागीदारी परिस्थिति से सृष्ट नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धारा है कि भागीदारी जो होती है वो भागीदारों के बीच की संविदा से उत्पन्न होती है, उद्भूत होती है, ना कि स्टेटस से या परिस्थिति से। आपका क्या स्टेटस है ये मायने नहीं रखता, आपने क्या संविदा की है, इससे भागीदारी सृष्ट होती है। इसमें एक बात बता दी जाती है, बार बार बताई जाती है, हर वेयर एक्ट में मिलेगी आपको, कि विशेषता जो हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य होते हैं वो लोग आपस में क्या होते हैं? भागीदार नहीं होते हैं। या फिर बर्मी बौद्ध पति और पत्नी जो कारोबार आपस में चला रहे हैं वो लोग भी भागीदार नहीं है। धारा 6 में सिर्फ ये पूछा जाता है कि भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का ढंग, किस ढंग से अस्तित्व का अवधारण। अगर कहीं प्रश्न उठता है कि लोग आपस में भागीदार हैं या नहीं है, तो न्यायालय के पास अगर ये प्रश्न जाता है तो न्यायालय उन लोगों के बीच में जो ये विवाद उत्पन्न कर रहे हैं कि हम भागीदार हैं, उनके बीच के वास्तविक संबंध को देखता है
और उस आधार पर निर्णय देता है कि ये लोग सचमुच में भागीदार हैं कि नहीं है। ना कि कोई उधार ले ले या किसी को पारिश्रमिक मिल रहा हो या वार्षिकी मिल रहा हो या कोई अंश मिल रहा हो, इन सब आधारों पर कोई भी व्यक्ति भागीदार नहीं होता। जबकि उनके बीच जो संविदा हुई है, जो संबंध है, उसको देख के पता लगता है कि ये लोग भागीदार हैं कि या नहीं। धारा 7 में इच्छाधीन भागीदारी बताई गई है। इच्छाधीन भागीदारी वो भागीदारी होती है जिसके अस्तित्व के लिए कोई नियत अवधि ना हो या जिसके पर्यावसान के लिए, खात्मे के लिए कोई उपबंध ना किया गया हो, कोई डेट निश्चित ना हो, कोई तारीख निश्चित ना हो, तो ऐसी भागीदारी को कहते हैं इच्छाधीन भागीदारी, क्योंकि वो भागीदारों की इच्छा पर निर्भर करती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 8 प्री में आती है, विशिष्ट भागीदारी। विशिष्ट भागीदारी सिर्फ इतना पूछा जाता है, विशिष्ट भागीदारी किस धारा में, तो धारा 8 में है। होती क्या है, किसी विशेष उपक्रम को चलाने के लिए अगर कुछ भागीदार हैं, कोई भागीदार हैं, वो आपस में जो संविदा कर रहे हैं, तो वो भागीदारी कहलाती है विशिष्ट भागीदारी। धारा 9 भागीदारों के साधारण कर्तव्य से संबंधित है। क्या मतलब इसका, भागीदार जो होते हैं वो आपस में सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए और फर्म को प्रॉपर चलाने के लिए, एक दूसरे के प्रति वफादार रहने के लिए और सच्चा लेखा एक दूसरे को देने के लिए, और इन सारी बातों को एक प्रॉपर सही जानकारी एक दूसरे को देने के लिए आबद्ध होते हैं। यही कहलाता है भागीदारों का साधारण कर्तव्य। मतलब भागीदारों का साधारण कर्तव्य यह है कि वो एक दूसरे को सही बात बताएं, कारोबार को अच्छे से चलाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वासपरण रहें, वफादार रहें, सच्चा लेखा जोखा एक दूसरे को दें। यही सब कर्तव्य होते हैं भागीदारों के। धारा 11 इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया जाता है कि भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा। अगर देखा जाए कि भागीदारों के साथ पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों का अवधारण किस आधार पर होगा, तो जो उन्होंने संविदा की होगी आपस में, उस संविदा के आधार पर उनके अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण किया जाएगा। और ऐसी संविदा जो होगी अभिव्यक्त भी हो सकती है या फिर व्यवहार चर्चा से विवक्षित भी हो सकती है। और कुछ भागीदारी या इस संविदा जो भागीदारों ने की है, इस संविदा में कोई फेरफार करना है, तो उस फेरफार को भी क्या करेंगे, भागीदारों की आपसी सहमति से ही कोई फेरफार किया जा सकता है। और ऐसी सम्मति भी क्या अभिव्यक्त हो सकती है, व्यवहार चर्चा से विवक्षित हो सकती है। इसमें एक और पॉइंट दूसरा बताया गया है धारा 11 में कि व्यापार अवरोधी करार। एग्जैक्टली हम भारतीय संविदा अधिनियम में पढ़ते हैं, धारा 27 में पढ़ते हैं कि वो संविधाएं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। धारा 27 इसमें ये आज़ादी दी गई है इस दूसरे पॉइंट में कि अगर धारा 27 जो भारतीय संविदा अधिनियम की है, वहाँ पर अगर जो संविधाएं क्या होती हैं, शून्य लगती हैं, और इस एक्ट के अंतर्गत अगर भागीदारों ने कोई संविदा कर ली है तो वो संविदा वैध मानी जाएगी। मतलब भले ही वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत क्या हो, कुछ नियमों का उल्लंघन कर रही हो, फिर भी यहाँ पर अगर भागीदारों ने कोई संविदा की है तो वो वैध मानी जाएगी। जैसे वहाँ पर ये बात बताई गई थी कि भागीदार अगर आपस में काम कर रहे हैं तो वो कहीं और कोई कार्यभार नहीं करेंगे, ये बताती है धारा 27 भारतीय संविदा अधिनियम की। जबकि यहाँ कहा गया है कि अगर वो करार कर ले कि हम यहाँ भी कार्य करेंगे फर्म में और कहीं अलग भी हम अपना कारोबार कर सकेंगे, तो यहाँ पर अगर उन्होंने ये करार किया है तो ये करार भले ही व्यापार अवरोधी करार हो, मगर ये करार वैध माना जाता है धारा 11 भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत। एक धारा और पूछी जाती है, फर्म की संपत्ति किस धारा में, तो फर्म की संपत्ति को धारा 14 में परिभाषित किया गया है। क्या होती फर्म की संपत्ति, फर्म की संपत्ति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो स्टॉक हैं उसमें, जो फर्म में जो सामान लगा हुआ है, जो कारोबार में पैसा लगा हुआ है, ये सारे के सारे फर्म की संपत्ति में आते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गुडविल जो है वो फर्म की संपत्ति है या नहीं है, तो गुडविल भी जो है फर्म की संपत्ति होती है। फिर धारा 17 में आ जाइए, भागीदारी अधिनियम की धारा 17 कहती है कि भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य, भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे और किस तरह से चलेंगे, ये बातें बताई गई हैं धारा 17 में।
इसमें पहला पॉइंट बताया गया है फर्म में तब्दीली होने के पश्चात। अगर कोई भागीदार कोई फर्म चला रहे थे और फर्म में क्या हुई, कुछ तब्दीली हुई, तो तब्दीली के बाद भी उन भागीदारों के परस्पर अधिकार और कर्तव्य वही बने रहेंगे जो कि तब्दीली से पहले थे। दूसरी बात कही गई है फर्म की अवधि के अवसान के पश्चात। कुछ भागीदारों ने कोई फर्म बनाई थी और फर्म की जो अवधि निश्चित की थी वो अवधि निकल गई और फिर भी कारोबार चलता रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर कारोबार के जो भागीदारों के कारोबार के संबंध में भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य होंगे वो वही बने रहेंगे जो कि अवधि के अवसान के पहले थे। फिर तीसरी बात कही गई है कि जहाँ की अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों। कोई भागीदार हैं, आपस में कोई फर्म चला रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने कोई एक नया उपक्रम डाला, नई एक फर्म डाली, कोई एक नया कारोबार डाला, तो उस कारोबार में भी उन भागीदारों के जो अधिकार और कर्तव्य होंगे वो वही बने रहेंगे जो कि पहले वाले फर्म में उनके अधिकार और कर्तव्य थे। इस तरह से ये धारा 17 भी याद रखिएगा। धारा 18 सिर्फ कहती है, आपको याद रखना है कि भागीदारी फर्म का भागीदार जो होता है फर्म का अभिकर्ता होता है, ये बात बताई गई है धारा 18 में। धारा 19 मेंस में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवक्षित प्राधिकार। विवक्षित प्राधिकार क्या होता है, इसको इम्प्लाइड कहते हैं विवक्षित को, तो बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये धारा 19, उसको ध्यान से समझ लीजिए। लिखना भी आपको इस ऐसे ही है। इसमें एग्जैक्टली पहला पॉइंट ये लिखना है, पहली धारा ये लिखना है कि धारा 22 के अधीन रहते हुए भागीदार का ऐसा कार्य जो उस किस्म के कारोबार को जैसा फर्म चलाती है प्रायिक रूप से, प्रायिक कहते हैं यूजुअल वे में चलाने के लिए किया गया है, फर्म को आबद्ध करता है। कहने का मतलब है फर्म को आबद्ध करने वाला भागीदार का ऐसा काम जो फर्म को यूजुअल रूप में चलाने के लिए हो, ऐसे फर्म को आबद्ध करने वाले कार्य को, प्राधिकार को क्या कहते हैं, विवक्षित प्राधिकार कहते हैं। नीचे लिख भी दिया है, फर्म को आबद्ध करने का भागीदार का प्राधिकार जो इस धारा द्वारा प्रदत्त है उसका विवक्षित प्राधिकार, या विवक्षित को आप निहित कह सकते हैं, अभी हमने बताया था इम्प्लाइड कह सकते हैं, तो निहित प्राधिकार होता है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि व्यापार की किसी प्रतिकूल प्रथा या रूढ़ी के अभाव में, अगर कोई ऐसी प्रतिकूल रूढ़ी या प्रथा नहीं है तो भागीदार का जो विवक्षित प्राधिकार होता है उसे इस बात के लिए सशक्त नहीं करता, इस बात की आज़ादी नहीं देता कि वो क्या करे। मतलब ये सब आज़ादियाँ नहीं है। पहली कि फर्म के कारोबार से संबंधित विवाद को मध्यस्थम के लिए निवेदित करे, ये प्राधिकार नहीं है विवक्षित प्राधिकार। दूसरी बात, फर्म की ओर से बैंक में स्वयं अपने नाम में खाता खोले, ये भी इजाज़त नहीं दी जाती। तीसरी बात, फर्म द्वारा किए गए किसी दावे या दावे के किसी भाग का समझौता करे या उसे त्याग दे। चौथी बात, फर्म की ओर से फाइल किए गए किसी वाद या कार्रवाई का प्रत्याहरण करे। पांचवी बात, फर्म के विरुद्ध किसी वाद या कार्रवाई में कोई दायित्व स्वीकार करे। छठी बात, फर्म की ओर से स्थावर संपत्ति अर्जित करे। सातवीं बात, फर्म की स्थावर संपत्ति अंतरित करे, अथवा आठवीं और आखिरी बात, फर्म की ओर से भागीदारी में सम्मिलित हो। ये सारे इजाज़त नहीं दी जाती, किसे, विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत। ये सब मतलब भागीदार नहीं करेगा, इस मतलब ये नहीं कह सकता कि हमें ये सब अधिकार प्राप्त है। फिर धारा 22 एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है फर्म को आबद्ध करने के लिए कार्य करने का ढंग। मतलब किस तरह से कार्य करें भागीदार कि वो फर्म को आबद्ध किए रहें। तो इसमें सिर्फ ये बात बताई गई है कि जो भी भागीदार हों वो आपस में कोई कार्य को करें या निष्पादित करें, या लिखित कोई काम हो या कोई अन्य प्रकार से किसी फर्म के विरुद्ध के प्रति वो दायित्व के अधीन है, उन सब को कार्य करने के लिए, उन सब कार्यों को निष्पादित करने के लिए वो जिस तरह से आबद्ध होते हैं वही उनके आबद्ध होने का ढंग होता है। आज के टॉपिक की आखिरी धारा है हम लोगों की धारा 28, जिसमें एग्जैक्टली बताया गया है
व्यपदेशन, व्यपदेशन कहते हैं होल्डिंग आउट को। व्यपदेशन होता है एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि किसी को मूर्ख बनाना। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, इस पॉइंट पहले इस व्यपदेशन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। लिखना कैसे होता है वो पहले हम समझा दें कि जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा ये व्यपदेशन करता है या जानबूझकर ये व्यपदेशन किए जाने देता है कि वो किसी फर्म में भागीदार है, वो उसका फर्म के भागीदार के नाते ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति दायी है जिसने ऐसे किसी व्यपदेशन के भरोसे उस फर्म को प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं ऋण या जमा दिया है, चाहे वो व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का व्यपदेशन किया है या भागीदार होने का व्यपदेशन करने दिया है ये ज्ञान रखता हो या नहीं कि वो व्यपदेशन ऐसे प्रत्यय देने वाले व्यक्ति तक पहुंचाए। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने ये सब अफवाह फैला दी कि हम भला जगह काम करते हैं, वहाँ के पार्टनर हैं, हमने आप पे विश्वास कर लिया, हमने आपको पैसा दे दिया कि हमारा ये पैसा आप फर्म में लगा दीजिए। अब फिर आप बाद में ये कहने लगे तो मैं तो पार्टनर था ही नहीं, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उस पार्टनरशिप से मना करें, भले ही आप पार्टनर हो या ना हो। अगर हमने उस फर्म पे विश्वास करते हुए आप पे विश्वास किया है, आपको पैसा दिया है, आपको धन दिया है, तो अब आप ये मना नहीं कर पाएंगे कि हम पार्टनर नहीं थे या गलत किसी ने बताया था। अगर आपने हमसे पैसा लिया है तो आप उस ऋण को ब्याज के सहित या उस फायदे को जो हमें मिलना चाहिए था वो देने के लिए हितबद्ध हैं, बाध्य हैं। ये कहलाता है व्यपदेशन। दूसरी उदाहरण बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया हो, कोई पार्टनर मर गया हो और फर्म अभी भी पुराने नाम से चली आ रही, मान लीजिए 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर मर गया और उस पार्टनर के मरने के बाद भी फर्म का नाम वही रहा, तो उसके मरने के बाद वो उस बाकी बचे हुए भागीदार जो थे वो फर्म को चला रहे हैं उसी नाम से। तो अब जो मरा हुआ भागीदार है उसके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे या उसकी संपदा होगी, उसके मरने के बाद उन सब फर्म के कार्यों के लिए दायी नहीं है। अगर फर्म कोई व्यपदेशन करे या कोई फर्म काम करे तो अब उस मरे हुए व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इस फर्म को नुकसान हुआ है या ये हुआ है, आप इसकी पूर्ति करिए, भरपाई करिए। तो ये 2 पॉइंट आप व्यपदेशन में याद रखिएगा। अगली पॉइंट में हम धारा 30 से लेके धारा आखिरी धारा तक चलेंगे। टोटल इस एक्ट में आपके एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट है 69 नंबर की, टोटल धाराएं जो हैं वो 74 हैं। तो अगले टर्न पर पूरा ये भागीदारी अधिनियम पूरा करा देंगे हम। जैसा कि हम बता चुके हैं कंप्लीट मैटर है ये माइनर एक्ट्स का और प्री प्लस मेंस पे बेस्ड है। और हर वीडियो जो भी आप वीडियो हमारा यूट्यूब पे पाते हैं, हर वीडियो में हमने PDF लगा रखा है, PDF को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई करिए। HJS UP की भी वैकेंसी आने वाली है जिसमें ये आते हैं माइनर एक्ट, PCSJ UP की वैकेंसी आने वाली उसमें ये एक्ट आते हैं, तो आप तैयारी करिए। कोई असुविधा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9450770672, उस पर आप मैसेज कर लीजिए, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। पढ़ाई करिए अच्छे से और अपने साथियों को ये मैटर शेयर कर दीजिए और कोई असुविधा होने पर हमसे संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद।